न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम डोंगचन सिटी का सीन देखते हैं जहां पर निंगजू ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के सामने पहुंच चुकी थी और उसे वहां पर सेंट्रल रीजन के लोग ही लेकर आए थे क्योंकि वो जानते थे कि एंसेस्टर ज़ू पहले यहां पर इस ड्रैगन एंड टाइगर हॉल में ही रहा करते थे। अब हम निंगजू को देखते हैं जो कि ड्रैगन एंड टाइगर हॉल की तरफ बढ़ रही थी। अब हम सेंट्रल रीजन के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि छुपकर निंगजू को देख रहे थे और तभी एक पर्सन अपने लीडर से कहता है कि आपने इस लड़की पर यकीन करके कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी वो पर्सन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को हम यूज करके बहुत ही अच्छा कर रहे हैं क्योंकि डोंगचन सिटी में सब लोग हमें जानते हैं, इसीलिए हम एंसेस्टर ज़ू के बारे में कोई भी इन्फो नहीं निकलवा सकते। लेकिन ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के अंदर जाकर ये लड़की वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लेकर आ सकती है। पर्सन अपने लीडर के सारे प्लान को सुनते हुए कहता है कि आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं और आपने इतने मजे का प्लान बनाया है कि मुझे पूरा यकीन है हम एंसेस्टर ज़ू को बहुत जल्द पकड़ लेंगे और उसके बाद वो रिवॉर्ड भी हमारा होगा। और ये लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लग रही है, मुझे पूरा यकीन है कि इन्फॉर्मेशन लेकर ही आएगी। दूसरी तरफ हम निंगजू को भी देखते हैं जो कि ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के अंदर जा चुकी थी और गेट के पास खड़े होते हुए वो उन तीनों पर्सन्स की बातों को सुन रही थी और उनकी सारी बातों को सुनते हुए और उन्हें देखते हुए निंगजू के फेस पर स्माइल आ गई थी और वो सोचने लगती है कि ये कितने बेवकूफ हैं। अब निंगजू आगे बढ़ते हुए ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के अंदर इंटर कर गई थी और वो देखती है कि सामने बोर्ड पर सबसे ऊपर एंसेस्टर ज़ू का ही नाम था, जिसे देखते हुए वो हैरान रह गई थी। और हम सभी जानते थे कि एंसेस्टर ज़ू ने वहां पर उन सारे मिशंस को कंप्लीट करके अपना नाम टॉप पर कर लिया था। अब वहां पर निंगजू आगे बढ़ ही रही थी कि वहां पर खड़े एक ग्रुप की बातें सुनने लगती है जो कि एंसेस्टर ज़ू के बारे में ही बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि एंसेस्टर ज़ू बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हैं और उन्हें लेडी ज़ुआन ने बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना के अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। तभी वहां पर खड़ा दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आउटर वर्ल्ड से आने वाले सारे लोग ही बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, जितना भी वो पावरफुल हो जाएं लेकिन उनमें दिमाग इतना भी नहीं होता कि वो अपने दिमाग से कुछ सोच सकें। और उन्हें ये भी समझ में नहीं आई कि लेडी ज़ुआन अपने फ़ायदे के लिए उन्हें अपने ग्रुप में मिला रही है। तभी हम एक दूसरे पर्सन को सुनते हैं जो कि ये कह रहा था कि एंसेस्टर ज़ू ने यहाँ पर आते हुए कितने ज़्यादा मिशंस को कंप्लीट करते हुए अपना नाम टॉप रैंक पे पहुंचा दिया था, लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए लेडी ज़ुआन ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया और अब लेडी ज़ुआन और उनका सेक्ट बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है एंसेस्टर ज़ू का यूज करते हुए। लेकिन एंसेस्टर ज़ू को तो इस बात के बारे में पता ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम खड़े एक और पर्सन को देखते हैं जो कि ये कहने लगा था, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि एंसेस्टर ज़ू ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। और एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पर ज़ुआनतियान पवेलियन को 1 साल के लिए खरीद भी लिया था। इसके साथ ही हम ज़ीफू को देखते हैं जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी और वो निंगजू को देखकर ये सब प्लान करके बातें कर रहे थे। वो रोज ही यहाँ पर खड़े होकर ऐसे ही बातें करते थे जैसे यहाँ पर जब भी कोई भी आ जाए तो उन्हें एंसेस्टर ज़ू के बारे में कुछ भी पता ना चल सके और इन सारी बातों को सुनते हुए ही वो यहाँ से चले जाए। अब ज़ीफू अच्छे से ये जानता था कि एंसेस्टर ज़ू पर इनाम रखा गया है और उसी रिवॉर्ड को पाने के लिए सब लोग एंसेस्टर ज़ू को ढूंढने के लिए आ रहे हैं और इसीलिए ज़ीफू अपने लोगों को वहां पर मिलाकर रोजाना ये एक्टिंग करता था ताकि वो एंसेस्टर ज़ू से इन सारे लोगों को दूर रख सके। और उसे अब ऐसा ही लग रहा था कि निंगजू भी यहाँ पर एंसेस्टर ज़ू के बारे में पता करने के लिए ही आई है और वो एंसेस्टर ज़ू की कोई दुश्मन है। अब ज़ीफू उन सबसे ये कहने लगा था कि तुम सबने बिल्कुल ठीक ही सुना है, एंसेस्टर ज़ू ने 1 साल के लिए ज़ुआनतियान पवेलियन को खरीद लिया था और वो ज़ुआनतियान पवेलियन एंसेस्टर ज़ू से ही बिलोंग करता है क्योंकि ज़ुआनतियान अलायंस के पास जितने भी ट्रेयर्स हैं वो एंसेस्टर ज़ू ने ही रिफाइन किए हैं और उनकी वजह से ही ज़ुआनतियान पवेलियन इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है और इतना ज्यादा अमीर हो चुका है। अब निंगजू ये सारी बातें सुनते हुए स्माइल करते हुए सोचने लगती है कि बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ज़ुआनतियान पवेलियन से जाकर लेनी होगी और इसके बाद वो ड्रैगन एंड टाइगर हॉल से निकलते हुए ज़ुआनतियान पवेलियन की तरफ चली गई थी और वहां पर जाते हुए वो कहती है कि उसे लेडी ज़ुआन से मिलना है। अब लेडी ज़ुआन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि निंगजू उससे मिलने के लिए आ रही है, इसीलिए लेडी ज़ुआन वहां पर बहुत ही गुस्से से आते हुए निंगजू से कहती है कि आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, बताओ मुझे। अब निंगजू अपने फेस पर एक स्माइल रखकर वहां पर लेडी ज़ुआन से बात करते हुए कहती है कि मैंने सुना है एंसेस्टर ज़ू ने तुम्हें 1 साल के लिए इतना ज्यादा पैसा देकर खरीद लिया है और अभी जो तुम इतनी ज्यादा रिच हुई हो और तुम्हें इतना ज्यादा फायदा मिला है वो एंसेस्टर ज़ू के ट्रेयर्स की वजह से ही मिला है। लेकिन हम लेडी ज़ुआन को देखते हैं जो कि पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी कि इसको ये सब कुछ कैसे पता, और फिर वो निंगजू की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर कौन एंसेस्टर ज़ू और किसके बारे में तुम बात कर रही हो, मैं किसी एंसेस्टर ज़ू को नहीं जानती हूँ और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो यहाँ की हो भी नहीं और तुम्हारा ड्रेस किसी आउटर वर्ल्ड का ही लगता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम मुझसे कोई ट्रेयर खरीदने के लिए आई होगी, तो मुझे बताओ तुम्हें कौन सा ट्रेयर चाहिए। लेकिन लेडी ज़ुआन की बातें सुनते हुए निंगजू के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। अब निंगजू आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर
कुछ भी खरीदने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए आई हूँ। इस पर लेडी स्वान के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी और वो स्माइल करते हुए निंगजू से कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम अकेले ही यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गई? क्या तुम नहीं जानती हो कि हमारी अलायंस कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और तुम अकेले यहाँ पर आने की बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? जिस पर निंगजू कहती है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ? और इसके साथ ही निंगजू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो हॉल के बैक दरवाजे को अचानक से अपनी पावर से तोड़ देती है और हम देखते हैं कि सेंट्रल रीजन के वो तीनों पर्सन ही वहाँ पर कान लगाए उनकी बातें सुन रहे थे और अचानक से ऐसे दरवाजा टूटने पर वो हड़बड़ा गए थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से ये हुआ क्या। और उन तीनों को देखकर निंगजू स्माइल करने लगी थी। अब निंगजू उन तीनों से कहती है कि जल्दी से आकर इस लड़की को यहीं पर खत्म कर दो, ये बहुत ही अच्छा मौका है। जिस पर हम देखते हैं कि उन तीनों पर्सन्स में से उनका लीडर बोलता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और उस लड़की पर अटैक करो। लेकिन वो दूसरे दो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की कुछ अलग ही प्लान करके बैठी है। लेकिन उनका लीडर उन पर गुस्सा करते हुए उन्हें अटैक करने के लिए भेज देता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो दोनों आगे आकर अटैक करना स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन कुछ ही देर में जैसे ही मौके का फायदा उठाते हुए निंगजू उनके ऊपर अटैक करती है तो उनकी अकल ठिकाने आ चुकी थी। निंगजू ने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सोल अटैक उन तीनों के ऊपर कर दिया था और जैसे ही देखती है कि वो तीनों इंजर्ड हो चुके हैं तो वो हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर लेडी स्वान को मारने के लिए आई हूँ? मैं यहाँ पर तुम तीनों को खत्म करने के लिए आई थी। और उसके बाद वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका था और इसके साथ ही उन तीनों की बॉडीज भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन हम लेडी स्वान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये निंगजू है किसके साइड पर। पहले वो लेडी स्वान से फाइट करने के लिए आई और अब अचानक से उसने अपने ही साथियों को मार दिया। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज खड़ी थी और सोच रही थी कि आखिर अब उसे आंसर कैसे मिलेगा। अब जब लेडी स्वान को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो तभी वो सामने निंगजू से पूछने लगी थी कि तुमने अपने ही साथियों को मारकर मुझे क्यों बचाया? और निंगजू उसके करीब आते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैं तो सिर्फ एंसेस्टर ज़ू के लिए ये सब कुछ कर रही थी और एंसेस्टर ज़ू ने तुम्हें खरीदा था तो तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। ये कहकर निंगजू वहाँ से जाने लगी थी और इस पर लेडी स्वान सोचने लगती है कि आखिर ये क्या कहकर गई है और उसे कहती है कि देखो मैं उनके साथ काम कर रही हूँ लेकिन उन्होंने मुझे खरीदा नहीं है। और वो सोचने लगी थी कि क्या 9th फिल्म में सब हमारे अफेयर के बारे में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम गेट हॉल का सीन देखते हैं जहां पर वो तीन लीडर्स अभी भी बैठे अपनी मीटिंग कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें ये खबर मिलती है कि उनके भेजे गए वो तीनों आदमी ही मर चुके थे। उन्हें जैसे ही ये न्यूज मिलती है तो वो शॉक में आ गए थे और तभी एक लीडर वहां पर खड़ा होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे टॉप लीडर्स में से थे और उनमें से अगर कोई मर गया है तो इसका मतलब है कि उसको मारने वाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। लेडी स्वान के अंदर इतनी पावर तो नहीं हो सकती कि उसने उन तीनों को मार दिया। तभी हम वहाँ पर बैठे दूसरे एल्डर को देखते हैं जो कि ये कहने लगा था कि ऐसा लगता है कि जैसे ज़ुआनतैन पवेलियन अपनी ट्रू पावर को छुपा रहा है और जो दिख रहा है ये उससे ज्यादा है। लेकिन ये सोचना और देखना पड़ेगा कि आखिर उनके पास इतनी ज्यादा पावर आ कहाँ से रही है। एक तो ये एंसेस्टर ज़ू पकड़े नहीं जा रहे और ऊपर से ये नए मसले खड़े हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोअर डोमेन के सारे सेक्ट मिलकर हमारी डोमेन्स को खत्म करने का प्लान बना रहे हों। और तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा लीडर ये बात सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ चुका था। अब हॉल लीडर कहता है कि हमें सबसे पहले ही लोअर डोमेन को खत्म करना होगा ताकि कोई भी हमारे खिलाफ खतरा न बन सके। तभी दूसरा लीडर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके लिए तो हमें कोई ना कोई रीजन चाहिए होगी ताकि हम एक्सप्लेनेशन दे सकें। लेकिन हॉल लीडर कहता है कि हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अभी हमारे 3 वॉरियर्स को वहां पर मारा गया है और वो एक अलायंस नहीं किया है, ये बात हम सब जानते हैं। इसलिए इसी बात को मुद्दा बनाकर हम लोअर डोमेन को अभी के अभी खत्म कर सकते हैं। और ये प्लान बनाते हुए वो तीनों लीडर्स ही वहां पर खड़े हंसने लगे थे क्योंकि उनका प्लान उनके लिहाज से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। नेक्स्ट सीन में हम स्पेस बॉर्डर को देखते हैं जहां पर कुछ लोगों की ड्यूटी थी जो कि इस बात को मेक श्योर करते थे कि कोई भी लोअर डोमेन का पर्सन मिडिल डोमेन में ना चला जाए। और हम देखते हैं कि वहां पर 2 लोग पहले से ही खड़े थे और एक और पर्सन उनके पास आते हुए उन्हें ये खबर देता है कि सेंट्रल रीजन के 3 वॉरियर्स को लोअर डोमेन के अलायंस ने खत्म कर दिया है। अब वो पर्सन इसके साथ ये भी बताने लगा था कि सेंट्रल रीजन के सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्द लोअर डोमेन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। लेकिन ये बात सुनते हुए वो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा होगा हमारी लोअर डोमेन से जान छूट जाएगी। मैं तो खुद उन पर अटैक करके उनको खत्म करना चाहता था लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा रीजन ही नहीं था कि जिसकी वजह से मैं ऐसा कर सकूं, और अगर मैं ऐसा करता तो फिर मेरे अपने लिए बहुत सारी मुश्किल खड़ी हो जाती।
अब उनका तीसरा साथी भी कहता है कि तुम लोग बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, अगर ये लोअर डोमेन ना हो तो हमें यहाँ पर इस बॉर्डर पर ऐसे पहरा ना देना पड़े ताकि कोई भी इस डोमेन से उस डोमेन में ना जा सके या उस डोमेन से यहाँ पर ना सके। अभी वो ये सारी बातें कह ही रहे थे और लोअर डोमेन की ओर ज्यादा बुराइयां भी कर रहे थे कि इतने में उन्हें एक स्टारशिप नजर आती है जो कि उसी तरफ ही आ रही थी और वो तीनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं ये जानने के लिए कि आखिर वहाँ पर है कौन। वो तीनों पर्सन सोचने लगे थे कि जितना भी गुस्सा है लोअर डोमेन का वो इस पर्सन पर ही निकाल देंगे, इसीलिए वो अपने अटैक्स रेडी करके ही खड़े थे। लेकिन अब क्या होने वाला था उनके साथ ये तो वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे, क्योंकि वहाँ पर एंसेस्टर जू आ चुके थे और एंसेस्टर जू के साथ स्नो विलो थी जिन्होंने उसे मिडल डोमेन में एक जगह के बारे में बताया था और एंसेस्टर जू वहीं पर ही जाने वाले थे। अब उस पीस बॉर्डर को देखते हुए स्नो विलो एंसेस्टर जू को बताने लगी थी कि यही वो रास्ता है जिसे होते हुए हम मिडल डोमेन में जा सकते हैं और एंसेस्टर जू भी स्नो विलो की बात सुनते हुए उस तरफ ही देखने लगे थे। एंसेस्टर जू भी यहाँ पर हर चीज को देख ही रहे थे कि हम देखते हैं कि स्टारशिप के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक हो चुका था, लेकिन उस स्टारशिप के ऊपर लगे बैरियर की वजह से वो अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी स्नो विलो हैरान होकर देखने लगी थी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी वो तीनों पर्सन ही उनके सामने आ जाते हैं जो कर आके कहने लगे थे कि सेंट्रल रीजन की तरफ से हमें ऑर्डर्स आए हैं कि कोई भी इस लोअर डोमेन को छोड़कर नहीं जा सकता और अगर कोई भी लोअर डोमेन से मिडिल डोमेन में जाने की कोशिश करता है तो उसे यहाँ पर अपनी तलाशी देनी होगी और उसके सारे ट्रिगर्स भी हमारे हो जाएंगे और अगर तुमने हमारी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान हम ले लेंगे। अब एंसेस्टर जू तो उन तीनों की बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम स्नो विलो को देखते हैं जो कि स्माइल करने लगी थी और फिर उन तीनों पर्सन्स की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि हमारे ट्रिगर्स को तुम हाथ लगा सकते हो, जरा हाथ लगा कर दिखाओ अगर तुम जिंदा बच गए तो। और तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि स्नो विलो के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था, लेकिन स्नो विलो ने भी अपने फ्लावर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और उसके ऊपर अटैक करने लगती है और वो पर्सन बहुत ही मुश्किल से उससे फाइट कर पा रहा था। लेकिन हम दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए स्माइल करने लगा था और कहता है कि तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर हमें हरा सकती हो, तुमने हमसे पंगा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तो ये कहकर उस पर्सन ने वहाँ पर अपनी डीमन स्वर्ड को बाहर निकाल लिया था और फिर अपनी डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके बहुत ज्यादा स्वर्ड्स की कॉपीज बनाकर वो स्नो विलो के ऊपर अटैक करता है और स्नो विलो भी अपनी उस एनर्जी को एक्टिवेट करने लगती है और अपनी टेक्निक का यूज करते हुए एक बैरियर बनाकर उन सारी स्वर्ड्स को रोकने लगी थी। अब हम उस तीसरे कल्टीवेटर को देखते हैं जो मौके का फायदा उठाते हुए पूरी स्टारशिप को ही अपने ट्रैप में फंसा लेता है और ये देखते हुए स्नो विलो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और सोचने लगती है कि ये तो एंशिएंट ट्रैप फॉर्मेशन है। इस पर वो पर्सन कहता है कि क्या लोअर डोमेन के लोगों को भी इस फॉर्मेशन के बारे में पता है कि ये फॉर्मेशन है क्या? अगर तुम्हें इस फॉर्मेशन के बारे में पता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें और भी बहुत सारी नॉलेज होगी, लेकिन अब तुम्हारी इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा खेल यहीं पर अब खत्म हो जाएगा और अब तुम दोनों का काम हम यहाँ पर तमाम कर देंगे। अब हम तीनों कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर स्नो विलो के ऊपर अटैक करने लगे थे और स्नो विलो भी एक बैरियर बनाते हुए उन्हें रोकने लगी थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और सोचती है कि इन तीनों की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि मैं चाह कर भी इनके अटैक्स को अकेली नहीं रोक पाऊंगी और अगर ये ऐसे ही अटैक करते रहे तो कुछ ही देर में मेरा बैरियर भी टूट जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगी। स्नो विलो ये भी कहती है कि ये एंसेस्टर जू को डेविल किस बेस पर बोलते हैं, जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तीनों ही डेविल हैं। और फिर स्नो विलो एंसेस्टर जू से कहती है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, मैं इनको रोकने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं इस बात को मेक श्योर करूंगी कि आपको कुछ भी ना हो, चाहे यहाँ पर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होते हुए अपनी चाय को खत्म करके वो स्नो विलो की तरफ बढ़ने लगे थे और वो पर्सन जो कि अपना अटैक कर रहा था वो अपनी एनर्जी को और बढ़ाते हुए स्नो विलो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे इस अटैक का कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ पर आज जो मर्जी कर लो लेकिन फिर भी तुम मारी जाओगी, तो फिर तुम खुद को थका क्यों रही हो, जब तुम्हें आखिर में मरना ही है तो तुम अभी आसानी से मर जाओ। अब एंसेस्टर जू उनकी बातें सुनते हुए कहते हैं कि मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम्हें चांस दे रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें चांस देने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने एक चुटकी बजाकर अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल ओरा को रिलीज कर दिया था और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओरा फैल चुका था और हर तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी भी हो गई थी और कुछ ही देर में उन तीनों के स्टारशिप पर अटैक करते हुए उनकी स्टारशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद एंसेस्टर जू अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन तीनों की भी बॉडी पर अटैक करते हुए उनकी बॉडी को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन ये सब देखकर तो स्नो विलो भी हैरान ही रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कभी कोई मौजूद ही नहीं था।
स्नोवेलो यहाँ पर एंसेस्टर जू की तारीफ करने लगी थी और उसके बाद वो तियानलैंड सेक्ट का सोचते हुए सैड हो गई थी और सोचने लगती है कि अगर एंसेस्टर जू उस वक्त 10 लाख साल पहले तियानलैंड सेक्ट में मौजूद होते तो तियानलैंड सेक्ट के साथ वो सब ना होता जो कि 10 लाख साल पहले हुआ है। और एंसेस्टर जू जो कि उसकी मन की बातें भी सुन पा रहे थे वो उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। और उसके बाद वो स्नोविलो से कहती हैं कि अब आगे आ जाओ। और एंसेस्टर जू की ये बात सुनते हुए वो जल्दी से एंसेस्टर जू के साथ आकर खड़ी हो गई थी। स्नोविलो के आगे आते ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू ने उस स्टारशिप को भी आगे बढ़ा दिया था और वो उस स्पेस पोर्टल के अंदर इंटर कर चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम एक आउटर वर्ल्ड का ही सीन देखते हैं जहाँ पर एक गांव में एक कंपटीशन होने वाला था और उस गांव का नाम था फ्लावर बॉडीज। और उस कंपटीशन को लीड कर रही थी एक फीमेल जो कि चिल्ला चिल्ला कर सबको कह रही थी कि सब जल्दी से काम कर लो क्योंकि हमारे पास बस एक ही दिन बचा है और हमें कल तक सारी तैयारियां कंप्लीट करनी है। लेकिन कुछ ही देर में उसका हस्बैंड उसके पास आकर कहता है कि बस भी कर दो, हमारे पास पूरा एक दिन अभी बचा है। अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि आगे आते हुए उन दोनों से कहता है कि क्या आपकी बेटी इस बार फ्लावर गॉडेस बनने वाली है, जिस पर वो पर्सन कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इतने में वहाँ पर डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगा था और बहुत ही ज्यादा रोशनी फैल जाती है और इतनी ज्यादा रोशनी की वजह से सब अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एंसेस्टर जू अपनी स्टारशिप पर आ चुके थे और ये सब देखते हुए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि इमोर्टल मास्टर इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच भी गए। अब हम उन सारे गांव के लोगों को देखते हैं जो कि नीचे घुटनों के बल बैठ कर एंसेस्टर जू को ग्रीट करने लगे थे क्योंकि वहाँ पर सभी इमोर्टल्स थे और वो इमोर्टल्स को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। और ये देखकर एंसेस्टर जू भी स्माइल करने लगे थे और वो अपनी ड्रैगन स्टारशिप को वहीं पर रोककर उनको देखने लगे थे। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स,